बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल जस्ट टूला। आज हमने बात करनी है कि प्रॉपर्टी बेचने वाले कैसे फ्रॉड करते हैं। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आप 8 काम ज़रूर कर लें। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपको कोई भी चूना नहीं लगा सकता, फ्रॉड नहीं आपके साथ कर सकता। तो इसलिए ये काम लाजमी कर लें। फिर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें या बेचें, आपको किसी किस्म का फ्रॉड का खतरा नहीं होगा। आमतौर पर जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कुछ हम ऐसी बातें यकीन दहानी पे कर लेते हैं कि जी वो हमारा रिश्तेदार है, फलां बंदा है, जानने वाला है। उसके बाद साला साल हम मुकदमेबाजी में गुजार देते हैं, क्योंकि वकील हमारा पेशा है और इस हवाले से मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे अफराद जो कि रिश्तेदारों के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, बहन भाइयों में तनाज़ात देखे हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी पर जो है वो लेन देन के मामलात में झगड़े देखे हैं। इन तमाम झगड़ों से, इन तमाम केसों से, इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप हमेशा जो है वो कानून को परखें, देखें, फिर उस चीज़ को खरीदें। ऐसे नहीं कि आपने वो चीज़ देखी और यकीन दहानी पे जी वही है मेरा, वो कज़न है मेरा और आप प्रॉपर्टी खरीद लें। यकीन कभी नहीं करते। यकीन होता है मगर आप अपनी कागजी कार्रवाई पूरी लाजमी करें। ये अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप तमाम तर धोखाधड़ी से बच जाते हैं। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ये रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसको लाजमी प्रेस कर दें। जब भी आप बाजार में जाते हैं तो आप कोई भी किताब खरीदें, कोई चीज खरीदें, किसी किस्म का कोई भी आप कीमती सामान खरीदते हैं तो आप उसको अच्छी तरह परखते हैं। फिर आप दुकानदार से बहस भी करते हैं कि इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए, चाहे आप सुई ही क्यों ना खरीद रहे हो। आप परख कर, देख कर, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी दुकान पे आप जाते हैं और उस चीज के बारे में उनसे वाज़ेह तौर पर डिस्कस करते हैं, मेहनत करते हैं कि इसका दाम कम हो और बेहतर से बेहतर चीज मिले। और दुकानदार ने ऊपर लिखा भी होता है दुकान के ऊपर कि मुश्तरी होशियार बाज, कि जो आपने चीज खरीदनी है वो अपने बिहाफ पे खरीदनी है। जिस तरह आप स्टैम्प पेपर भी लेते हैं तो उसके ऊपर भी लिखा होता है कि मुश्तरी होशियार बाज, मतलब कि आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं, आप अपने बिहाफ पे खरीद रहे हैं, चेक करके खरीदें। बाद में अगर मसाइल पैदा होते हैं तो वो आपके लिए हैं। इसी तरह जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो अगर वो प्रॉपर्टी इकरारनामा आपने किया हुआ है, या कोई भी डीलर हजरात जो आजकल काम करते हैं कि एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसका टोकन पे किया, उसके पैसे पे किए, बयाना पे किया और एक इकरारनामा जो है वो बना दिया। अब दो पार्टियों, मालिक और उस डीलर के दरमियान एक इकरारनामा, मुआहदा जो है वो तय हो गया। अब उसी इकरारनामे पर क्या करते हैं कि डीलर हजरात एक बंदा ढूंढते हैं जो इसको खरीदने का मजाज हो, वो खरीद सकता हो या खरीदने का जो अहल हो, तो उसके साथ उसी इकरारनामे पर डील कर लेते हैं। इकरारनामा दिखाकर जी हमारा इकरारनामा फलां बंदे के साथ हुआ है और ये इकरारनामा है, इस पर अब हम अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। तो मोस्टली लोग जो है वो प्रॉपर्टी खरीद भी लेते हैं। हालांकि इकरारनामे पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते आप जब तक कि मालिक मौजूद ना हो। इस हवाले से हमारा कानून भी कहता है कि एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल राइट, कि मुआहदा कोई भी कानूनी हैसियत नहीं रखता। इकरारनामा कोई भी है, आप 2 लाख देके, 4 लाख देके इकरारनामा कर लेते हैं और उसी पर आप अगर प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो वो इकरारनामा जो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं जब तक मालिक जो है वहां पर मौजूद ना हो, उसके साइन अंगूठे ना हो, तब तक उस इकरारनामे की वैल्यू 0 होती है। कभी भी ऐसी प्रॉपर्टी ना खरीदें जो कि इकरारनामे पर मुनहसर हो। जब तक उसका मालिक असल सामने ना आए आपने वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी। और इसके अलावा मोस्टली जो होते हैं हमेशा मालिक को कहते हैं जी आप घर बैठे हैं, हम आपकी प्रॉपर्टी सेल करते हैं। वो इकरारनामा जो है वो उस 2 बंदों के दरमियान हो जाता है। उसके बाद क्योंकि उसकी लीगल वैल्यू कोई नहीं है, मालिक अगर कह दे कि जी मैं अब ये प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहता,
या मेरा तो मुआदा फलां बंदे के साथ हो, आप तो थर्ड पार्टी हैं आपके साथ में, मैं कैसे आपको प्रॉपर्टी दे दूं। उसके बाद वो अपने मन चाही जो है वो आपसे रकम ले सकता है। इसलिए हमेशा जो है जब भी मुआदा करें तो उसी बंदे के साथ करें जिसकी वो प्रॉपर्टी हो। इकरारनामे पर कभी भी कोई प्रॉपर्टी ना खरीदें। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रॉपर्टी की फर्द को हमेशा वेरीफाई करें। जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पहली बात जो चीज सामने आती है, लोग मोस्टली कहते हैं जी रजिस्ट्री चेक करें। रजिस्ट्री जो है वो आपको दिखाकर उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाता है। आप रजिस्ट्री की बुनियाद पर कभी भी प्रॉपर्टी ना खरीदें। हमेशा उसे कहें जी आप फर्द बराए रिकॉर्ड लेके आए। और फर्द बै जो होती है वो हमेशा वही बंदा निकलवा सकता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है। दूसरे बंदे भी निकलवा लेते हैं, आजकल असर और रसूख तो अरूज पे है। पाकिस्तान में कोई चीज नामुमकिन तो है नहीं। आप फ्रेश जो है वो फर्द बराए रिकॉर्ड या फर्द बै निकलवाएं। उसके बाद अगर वो कंप्यूटराइज खाता है तो वहां पर कंप्यूटराइज तरीके से निकली होगी, तो आपने जो फर्द आई है उसको तस्दीक के लिए उसी रिकॉर्ड सेंटर में जाना है या आपने उस पटवारी के पास जाना है जिसने ये जारी की है। उसे इस चीज की तस्दीक करनी है कि क्या यही बंदा मालिक है, ये फर्द आपने ही जारी की है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अगर कंप्यूटराइज होगी तो उसके ऊपर लिखा होगा कि इस पर फलां जो है वो स्टे चल रहा है, फलां तनाजा चल रहा है, ये मुश्तरका है। इस तरह के मामलात अगर होंगे, फर्द के बारे में मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं कि फर्द के बारे में डिटेल से मैंने बात की हुई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आपने वो उसको चेक लाजमी करना है। जब फर्द चेक हो जाती है फिर इस चीज का गवाही हो जाती है कि ये बंदा जो है वो इसी प्रॉपर्टी का मालिक है। उसके बाद आप उस बंदे के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। और एक तीसरी सूरत यह भी हो सकती है, तीसरा पॉइंट यह है कि बंदा जो है उसको अगर मुख्तारनामा जारी हुआ है, मुख्तारनामा आम, कोई भी बंदा स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी उस बंदे को दिया हुआ है और उस पावर ऑफ अटॉर्नी पर, उस मुख्तारनामे पर उसको अख्तियार है कि वो ये प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। आपने उस मुख्तारनामे की वेरिफिकेशन लाजमी करनी है उस बंदे से। उसको देखना है कि क्या इस मुख्तारनामे का अंदराज जो है वो हुआ है रिकॉर्ड सेंटर में। जब आपने देख लिया कि वो क्या वो उसी स्पेसिफिक प्लॉट के लिए है या उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ यही है, इस चीज की तस्दीक करने के बाद उस बंदे के साथ मुआहदा करना है। अगर मुमकिन हो तो उस बंदे के साथ जिसने जारी किया उसके साथ राब्ता कर लें। अगर वो राब्ता नहीं करता तो उसकी वेरिफिकेशन लाजमी करवाएं, उसके बाद आप मुआहदा कर सकते हैं। इसके अलावा कानून में जमीन खरीदने के हवाले से आपको पता है कि बड़ी पेचीदगियां हैं। आमतौर पर कॉलोनियां धड़ाधड़ बन रही हैं, कॉलोनियां बनती हैं, सेल होती हैं, बाद में मामलात बिगड़ जाते हैं। आपने जब भी कॉलोनी में प्लॉट लेना है ना, आपने ये लाजमी चेक कर लेना है कि क्या ये कॉलोनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। आमतौर पर कॉलोनी जो होती है इन्वेस्टर मिलकर बनाते हैं और वो तमाम इन्वेस्टर जो होते हैं उनकी मुश्तरका प्रॉपर्टी होती है। तो आपने ये लाजमी चेक कर लेना है कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। दूसरे नंबर पे आपने चेक कर लेना है कि तमाम तर प्रॉपर्टी जितनी भी जो प्रॉपर्टी है, वो जो कॉलोनी है, उसको ततीमा जात लगे हुए हैं। प्रॉपर्टी में जो उसकी जो कॉलोनी होती है उसके प्लॉट बनाए जाते हैं सबसे पहले। उसके बाद हर प्लॉट को एक खास नंबर जारी होता है, उस खास नंबर को ततीमा कहते हैं। ततीमा जात जब लगे होते हैं तो वो प्रॉपर्टी जो होती है उस पे हर प्लॉट को नंबर अलॉट होता है कि फलां नंबर फलां प्लॉट है। उसकी जो होती है वो ग्राउंड क्लियर होती है कि ये इतनी इसकी पैमाइश है, यहां पर मौजूद है, इसके इर्द गिर्द फलां फलां प्लॉट है। जब ये चीज क्लियर हो तब आपने वहां पर प्लॉट खरीदना है। अगर ये चीज क्लियर नहीं है, वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है, वो कॉलोनी रजिस्टर्ड नहीं है, तब आप अगर प्लॉट खरीदते हैं तो मुश्तरका प्रॉपर्टी में अगर आप प्लॉट खरीदेंगे तो जब कब्जे की बारी आती है तो वो आपको कहीं भी प्लॉट दे सकता है। मुश्तरका प्रॉपर्टी में जब भी आप प्लॉट खरीदते हैं और जो बंदा भी खरीदेगा वो भी मालिक होगा और पूरी प्रॉपर्टी में वो बंदा मालिक कहलाता है और उसको वो कहीं भी प्लॉट दे सकते हैं। आमतौर पर आपको पता है कि फ्रंट वाली जो प्रॉपर्टी होती है, जो जमीन होती है, जो प्लॉट होता है, उसकी वैल्यू और होती है। लास्ट पर जो होता है उसकी वैल्यू और होती है। कमर्शियल उसका एरिया जो बनाया होता है उसकी वैल्यू और होती है।
तो इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एक तो मेंशन लाजमी कीजिए, चेक लाजमी कर लें कि क्या उस प्रॉपर्टी को ततीमाजात लगे हैं, वो रजिस्टर्ड है, उस पर किसी किस्म का कोई कब्जा तो नहीं है, और मुश्तरका जमीन है तो तमाम तर मालिक वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, तमाम तर मालिक अपनी रजामंदी से ये तमाम तर सेल कर रहे हैं। तो इस चीजों को क्लियर करने के बाद ही आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लें। उसके बाद नंबर 5 पे आपने ये लाजमी चेक करना है कि उस पर कोई स्टे लगा है या नहीं लगा। स्टे चेक करने के लिए आपने रिकॉर्ड सेंटर में जाएं, रिकॉर्ड सेंटर में जाकर पता करें, या आप उन्हें कहें जी फर्द बराए रिकॉर्ड लेकर आए। जब आप फर्द बराए रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं तो फर्द बराए रिकॉर्ड में ये चीज कॉर्नर पे मेंशन की होती है कि इस पर कोई मसला या स्टे वगैरह है, या इस पर कोई कानूनी चारा कोई हो रही है या नहीं हो रही। इसके अलावा आपने अगर फर्द किसी पटवारी ने जारी की है, क्योंकि मोस्टली पटवारी जो है, पटवार हजरात जो है ना, वो आजकल बड़े इन है, तो वही जारी करते हैं, क्योंकि मोस्टली मैनुअल सिस्टम है पाकिस्तान का अभी तक, क्योंकि पहले कंप्यूटराइज करने लगे थे, मगर उसके बाद पटवारी हजरात ने कोई ऐसा मामला बने, कभी भी पटवारी हमारे यहाँ पर मुसल्लत है। तो आपने पटवारी के पास जाना है और वहां पर जाकर लाजमी वेरीफाई कर लेना है और उससे लिखवा लेना है कि इसके ऊपर लिख दें जिस पर कोई भी स्टे या कानूनी कोई भी मसाइल नहीं है, कोई केस वगैरह नहीं चल रहा। ये चीज क्लियर करने के बाद आपने अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, नंबर 6 पे मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कि आपने हमेशा जो एडवांस देते हैं और जो मुआदा बैय करते हैं, जो एग्रीमेंट करते हैं, उसको ऑथेंटिक बढ़ाने के लिए आमतौर पर 25%, 10% या अपना जो उनका तय होता है वो अदा कर देते हैं। जब आपने वो अदा करना है तो आपने हुकूमत को भी टैक्स अदा करना है, फिर आपके उस मुआदे की वैल्यू बनती है। मोस्टली 1 लाख के ऊपर 100 रुपए बनता है। अगर आप 25 लाख 20 लाख दे रहे हैं तो आप 10-12 हजार अगर लगा लेते हैं स्टैम्प पेपर पर, स्टैम्प ड्यूटी पे कर तो आपका वो मुआदा जो होता है वो ऑथेंटिक हो जाता है। वो ऑथेंटिक मुआदा जो होता है वो आप अदालत में भी चैलेंज कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। अगर आप आमतौर पर हम करोड़ों रुपए लगा देते हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं, मगर स्टाम्प पेपर हमेशा 100 रुपए का लेते हैं, वो तो फिर आप आम कागज पे भी लिख लें तो उसकी भी वही वैल्यू होगी जो कि 100 रुपए की स्टाम्प पेपर की वैल्यू है। आप करोड़ों का चीज लेकर 100 के स्टाम्प पेपर में लिखवाते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आप जो है वो टैक्स की चोरी कर रहे हैं। तो ऐसे मामला को जब अदालत में लेके जाएंगे तो बिल्कुल इसके इन्हिराफ हो जाएगा। अदालत कहेगी जी आपने तो खुद चोरी की है, आपने वो एग्रीमेंट किया क्यों, आपने टैक्स पे क्यों नहीं किया। तो इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए आप लाजमी जो है वो टैक्स पे करें, और जब आपका मुआहदा हो जाए, जो एग्रीमेंट हो जाए, और पाकिस्तान के 100% तकरीबन लोग ऐसे हैं जो एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करवाते। जो एग्रीमेंट हो गया वो कहते हैं जी उसको लफ करते हैं तो घर में चले जाते हैं, उसकी कॉपी तो उसको दे देते हैं या वो भी नहीं देते। जो एग्रीमेंट होता है ना, तो एग्रीमेंट को लाजमी जो है रजिस्टर्ड करवाएं, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर इसको रजिस्टर करवाएं। उसकी थोड़ी सी फीस होती है 2000 या 3000, उसको रजिस्टर करवाएं और उस बंदे को सामने आए, उसको पता हो कि जी मैंने पैसे लिए हैं, और सब रजिस्ट्रार इस चीज की गवाही दे कि जी मेरे सामने ये पेमेंट हुई है। 2-3 हजार से फर्क नहीं पड़ता, मगर आपका जो मुआहदा होता है वो ऑथेंटिक हो जाता है, उसकी वैल्यू होती है। नंबर 2 पे अक्सर औकात लोग इस चीज को जो कहते हैं जी हम इतना नहीं कर सकते, या जो बंदा बेच रहा होता है हमेशा उस बंदे के जो होते हैं ना वो बड़े नखरे होते हैं। हमने भी एक प्रॉपर्टी खरीदी, या दोस्त ने खरीदी प्रॉपर्टी, मेरा जाना हुआ, तो वो कहते जी आप हमारे पास आए, हमें प्रॉपर्टी के पैसे दें आकर, हमने कैश लेना है, हमने फलां लेना है। इस तरह के बहुत से मामला आते हैं। तो आपने हमेशा जो है उसको जो रजिस्टर करवाना है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर। अगर वो ये नहीं करना चाहते तो कम से कम आप ना नोटरी रिपब्लिक से आप उसको तस्दीक लाजमी करवा दें, ताकि उसकी थोड़ी बहुत वैल्यू बन जाए, उस एग्रीमेंट का पता हो कि ये एग्रीमेंट हो गया है। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका एग्रीमेंट ऑथेंटिक हो जाता है। नंबर 7 पे आप अगर किसी प्रॉपर्टी की पेमेंट करते हैं तो पे ऑर्डर बना लें, या ड्राफ्ट बना कर दें, या उसको ट्रांसफर कर दें, ताकि आपकी जो ट्रांसफर डीड है, जो आपने पैसे पे किए हैं, वो आपके पास रिकॉर्ड में आ जाए कि फलां बंदे को आपने पेमेंट की है।
इस चीज से हमेशा इज्तनाब करें कि आपने कैश लिया है। जब आप कैश निकलवा के किसी बंदे को देते हैं उसका प्रूफ कोई नहीं होता कि आपने किस बंदे को दिया। मोस्टली बंदे जो कहते हैं जी हमें कैश ही चाहिए, क्योंकि वो टैक्स से बच रहे हैं, क्योंकि वो हुकूमत के जितने भी टैक्स होते हैं उनसे बचने के लिए तमाम पर मामलात करते हैं। तो इस चीज से भी गुरेज किया करें, खुद भी टैक्स पे किया करें। टैक्स इतने ज्यादा नहीं होते, मगर डीलर हज़रात इतना डरा देते हैं, इतना धमका देते हैं, इतनी चीजें बता देते हैं कि आम बंदा कहता है जी पता नहीं क्या क़यामत टूट पड़ी है, इतना पैसा लग जाएगा। दूसरे नंबर पे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं उसका एग्रीमेंट भी आप जो है वो आम बंदे से लिखवा रहे होते हैं। उसके लिए आप लीगल एक्सपर्ट बंदे को लें, उससे लिखवाएं, उसके बाद तस्दीक करें, अपने गवाह पेश करें। नंबर 7 पे है कि गवाह जो होते हैं अक्सर औकात एग्रीमेंट करते हुए हम क्या करते हैं जी, बाहर से चलते फिरते बंदे को बुलाते हैं, आ जाओ भाई ये गवाही देनी। आप ऐसा कभी ना करें, बाद में उसको आप ढूंढते फिरेंगे। या मोस्टली जो बंदा बाहर से आता है उसको बड़ी पाकिस्तान में उस बंदे को जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है, फलां बंदे का नाम लिखो जी, वो बाहर से आया हुआ करोड़पति बंदा जी। बाद में वो बाहर चला जाता है कि मामला बने, गवाही वगैरह का वो आता ही नहीं है। इसलिए उस बंदे का इंतखाब हमेशा करें जो बंदा वहां पर मौजूद हो, जो आपके साथ चलने वाला हो। कल को अगर कोई मसला पेश आता है तो वो बंदा वहां पर खड़ा हो अदालत में, और घबराए ना, झूठ ना बोले, वो आपके साथ चलने वाला हो। ऐसे बंदे का हमेशा जो है एग्रीमेंट में नाम लिखें। नंबर 8 पे आप जब भी एग्रीमेंट करें, जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें, उस प्रॉपर्टी के ऑनर से हमेशा एग्रीमेंट जाकर करें। पैसे अगर आपने देने हैं तो ऑनर की मौजूदगी में उस बंदे को दें, और पैसे हमेशा चेक की सूरत में या ट्रांसफर की सूरत में या ड्राफ्ट की सूरत में ये बनाकर आप उसको लाजमी दें। ये अगर आप तमाम प्रिकॉशंस 8 पॉइंट याद रखते हैं तो आपको कभी भी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए बेहतर होता है कि इस चीज को आप इस वीडियो को देखें, इस पर अमल करें, ताकि आप धोखाधड़ी से बच सकें। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।